अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो रिडक्शन डिवीजन की क्या इम्पोर्टेंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्या अहमियत ये रखती है, इसका क्या फ़ायदा होता है। तो मियोसिस एक ऐसी डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की जो बेस है वो यही टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। क्योंकि इस डिवीजन में जब गेमीट्स जो है बनते हैं या स्पोर से फॉर्मेशन होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है, और यही गेमीट्स जब फ्यूज होते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिटेन हो जाता है, यानी दोबारा से वही वाला अटेन हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है। अगर मियोसिस ना हो तो क्या होगा, हर जो राउंड ऑफ कह लें रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होता जाएगा और उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। मे बी ये ह्यूमन बीइंग जो है सुपर नेचुरल किस्म की मखलूक बन चुके होते अब तक वही, लेकिन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हमारे आबाओ अजदाद में था वही हमारे अंदर है। तो ये चीज़ जो है ना वो बेस हमें दे रही है, हमारी स्पीशी की सर्वाइवल जो है उसकी ये बेस है, और किसी भी स्पीशी की सर्वाइवल की बेस यही है कि उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिटेन रहे। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो चेंज हो जाए तो इससे क्या होता है, इससे ह्यूमन बीइंग के ऊपर स्पेशल किस्म के जो है कॉन्सिक्वेंसेस उसकी बॉडी के अंदर, उसकी फिजिक में, उसकी जो फंक्शनैलिटी है, उसकी जो सेक्सुअल लाइफ है, इन सब के ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ता है। स्पेसिफिकली जितने भी हम ट्रांसजेंडर्स लेते हैं, these all are due to meiotic errors, यानी प्रॉपर तरीके से अगर मियोसिस नहीं होती तो इसके नतीजे में जो प्रोड्यूस होने वाले इंडिविजुअल होते हैं वो टू बेसिक जेंडर से नहीं होंगे, बल्कि वो थर्ड जो जेंडर होती है या जिन्हें हम ट्रांसजेंडर कहते हैं उनकी प्रोडक्शन होगी। सो हम इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस की तरफ चलते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस में हम तीन बेसिक चीज़ें जो है वो लेंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर चूँकि क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस के दौरान जो है, स्पेशली मियोसिस 1 के दौरान जब प्रोफेस चल रही होती है तो इसके सब फेजेज में से पैकेटीन के अंदर सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं। सेगमेंट एक्सचेंज में क्या होगा, एक क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर का सेगमेंट दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर के पास जाएगा और इसका एक सेगमेंट पहले जो है वो क्रोमोसोम के पास चला जाएगा, यानी उन दोनों ने आपस में क्या करना है, सेगमेंट को एक्सचेंज कर लेना है। इसके नतीजे में क्या होगा, न्यू रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे, यानी जो गेमीट्स बन रहे हैं उनके अंदर भी न्यू रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे, यानी वो अपने वालदैन से जेनेटिकली जो है वो क्या हो जाएंगे, वेरिएट कर जाएंगे, मुख्तलिफ हो जाएंगे उनसे। तो न्यू रिकॉम्बिनेशन की फॉर्मेशन हो सकती है एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन एनिमल्स के अंदर और एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन प्लांट्स। तो पहली इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में न्यू रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं, इनमें ज़्यादा जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी आ जाती है, इनके अंदर ज़्यादा डाइवर्स किस्म के जो इन्वायरमेंट्स हैं उनके अंदर सर्वाइवल की एबिलिटी बढ़ जाती है। सेकेंड हमारे पास जो इंपॉर्टेंस होती है मियोसिस की, रैंडम असॉर्टमेंट होती है क्रोमोसोम की, यानी जब मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हो चुकी होती है तो उसके बाद क्रोमोसोम ने जब होमोलोगस पेयर ने जब डिस्ट्रीब्यूट होना है एनाफेज के दौरान, तो ये इसमें रैंडमली जो है ना वो सॉर्ट होते हैं। कोई भी क्रोमोसोम जो है वो किसी भी मतलब कह लें कि पोल के ऊपर जो है ना वो जा सकता है। तो जब ये रैंडमली एक दूसरे से अलग जो है ना वो होते हैं तो इसके नतीजे में वैरायटी बनती है गैमेट्स की भी और स्पोर्स की भी। तो इसके नतीजे में वेरिएशन आएंगी। तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हो या एनिमल जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होंगे, उनमें वेरिएशन आती हैं एंड मॉडिफिकेशन आती है उनके जीनोम के अंदर। यही वेरिफिकेशन और यही मॉडिफिकेशन जो है बेस बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन के लिए, या उनके अंदर जो ग्रेजुअल चेंज आते हैं एवोल्यूशन के लिए। तो अगर जो है वो क्रॉसिंग ओवर ना हो, अगर न्यू रिकॉम्बिनेशंस ना बने, अगर रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम ना हो, तो जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है ये नहीं होगा और जीनोम वही जो है जिस तरह पेरेंट का जीनोम होगा वैसा ही ऑफस्प्रिंग का जीनोम रह जाएगा। लेकिन थैंक्स टू मियोसिस के इसकी वजह से क्या होता है, डाइवर्सिटी जो है ना वो आती है, डाइवर्स इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइवल होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, डाइवर्स इन्वायरमेंट के अंदर जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, जिसके नतीजे में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते हैं। और इसी की वजह से तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में वो होते हैं
एक दूसरे से बिल्कुल जो है वो यूनिक होते हैं, वो पर्टिकुलर ट्रेट रखने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं। इवन अगर वो इंडिविजुअल जो है बहन भाई, सगे बहन भाई हैं एक ही पेरेंट के, तो एक ही और सेम जो है पेरेंट्स के जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, इवन वो भी क्या होंगे, एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे ड्यू टू फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। यानी उनके गेमीट की फॉर्मेशन जो है मियोसिस के दौरान हो रही है, उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, उनके अंदर न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, सेम पेरेंट्स के जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, यानी उनके जो बच्चे होंगे, सेम वालदैन की जो औलादें होंगी, वो भी एक दूसरे से क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे। थर्ड हम इसमें जो है ना वो लेते हैं नंबर ऑफ कांस्टेंट, जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें कांस्टेंट जो है ना वो रहेगा, यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन लगातार हर नस्ल में जो है वो क्या होता है, हर नस्ल से अगली नस्ल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये रिटेन रहता है। तो स्पेसिफिकली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब गेमीट्स और स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो इनके अंदर गेमीट्स के अंदर भी स्पोर के अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है। तो ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना फायदेमंद है। किस तरह से फायदेमंद है, क्योंकि जब गेमीट्स ने फ्यूज होना है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पहले रिड्यूस हुआ था, जो हाफ हुआ था, वो रिटेन हो जाता है या रीस्टोर हो जाता है। लेकिन अगर ये ना हो तो इसका मतलब ये है कि गेमीट्स आपस में फ्यूज होंगे। तो ह्यूमन बीइंग की बात करें, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो 46 जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इससे गेमीट बनते हुए नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होकर हाफ रह जाता है, 23 जो है ना वो रह जाते हैं। 23 एग के अंदर क्रोमोसोम होंगे, 23 ही स्पर्म के अंदर होंगे, दोनों फ्यूज होते हैं तो दोबारा से, यानी ये एक एग जो है ना वो कंसिडर कर लें, एक जो है ना इसमें स्पर्म कंसिडर कर लें, तो दोनों मियोसिस के नतीजे में बनते हैं। जब फ्यूज होते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिटेन होकर दोबारा से 46 जो है ना वो आ जाता है। और अगर ये ना हो तो क्या होगा, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग के अंदर हो, 46 सी जो है स्पर्म के अंदर हो, तो ये डबल जो है वो हो जाएंगे, 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, जिससे नतीजे में ह्यूमन बीइंग की जो स्पीशी है ये सर्वाइव नहीं करेगी। सो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एग और स्पर्म जो है ना फ्यूज होते हैं, तो अगर इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस हुआ होगा, हाफ हुआ होगा, तो ये दोबारा आपस में मिलकर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसको रिटेन कर लेंगे। लेकिन अगर उतना ही क्रोमोसोम नंबर यानी 46 ही है और वो रिड्यूस ना हो, तो क्या होगा, अगली जनरेशन जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल कर लेगी और उससे अगली में उससे डबल होता जाएगा, और इस तरह से जो है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग की जो सर्वाइवल है ये खतरे में जन्म पड़ जाएगी। ये थी हमारे पास जो है इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस। अब हम इसमें लेंगे मियोटिक एरर्स जो है वो क्या होते हैं। अगर मियोसिस के दौरान कोई ऑर्डर में किसी सीक्वेंस के अंदर कहीं पे चेंज आ जाए, यानी हमने जो इसकी फेजेस ली हैं, इसमें प्रोफेज 1 है या मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, स्पेशली एनाफेज जो कि मोस्ट क्रिटिकल जो फेज होती है, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसको इंश्योर किया जाता है। अगर खुदा न खास्ता उसमें कोई चेंज आ जाए, उसके ऑर्डर में, उसकी तरतीब में कोई तब्दीली आ जाए, तो उस तब्दीली को मियोटिक एरर जो है वो कहेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। इसको, इस मियोटिक एरर को एक फिनोमेना के जरिए से हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। हमने क्रोमोसोम्स का जो है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, इनके सेगमेंट एक्सचेंज के बारे में प्रोफेज 1 के अंदर जो है वो पढ़ा। सेगमेंट एक्सचेंज हो जाते हैं, सेगमेंट एक्सचेंज होने के बाद कहीं एक पॉइंट पे, किसी एक जगह पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर जो है वो जुड़ा हुआ रह जाता है। जो जुड़ा हुआ क्रोमोसोम है, जब एनाफेज होनी है तो एनाफेज के दौरान इस जंक्शन ने, इस जोड़ ने क्या होना है, यानी इस तरह से एक क्रोमोसोम और इसके साथ जो है ना वो क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम का ये जो है ना वो पेयर है, दोनों आपस में किसी एक पॉइंट से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, अब हो नॉर्मल प्रोसेस के अंदर एनाफेज के दौरान ये जो जंक्शन है, ये जोड़ है, ये टूट जाता है। एक क्रोमोसोम एक पोल पे जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पे जो है ना वो जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। बट सम टाइम क्या होता है कि इसमें मियोटिक एरर आ जाते हैं, मियोसिस के दौरान जो है ना वो गलती हो जाती है। गलती क्या होती है कि ये जंक्शन टूटता नहीं है, ये जोड़ जो है ना टूटता नहीं है। इस फिनोमेना को बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन, यानी जो जंक्शन टूटना था वो डिसजंक्शन था, अब ये है जंक्शन रिटेन रह रहा, जंक्शन टूटा नहीं है, सो ये होगी नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन के नतीजे में ये पेयर बिल्कुल ऐसे ही जो है ना वो रह जाता है। अब ये पेयर या तो इस पोल पे जाएगा या इस पोल पे जाएगा।
अब ये पूरा जो पेयर है नॉन डिसजंक्शन के नतीजे में क्या होता है, या इस पोल पे मूव कर जाएगा या इस पोल पे मूव करेगा। अगर इस पोल पे जा रहा है तो इससे बनने वाले न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो गया और इधर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ज्यादा हो गया। हम इसमें मिसाल ले लेते हैं कि अगर ये ह्यूमन बीइंग का ही कैरियोकाइनेसिस है तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था, 23 इधर होने चाहिए थे, 23 इधर क्रोमोसोम जो है ना वो जाने चाहिए थे। अब नॉन डिसजंक्शन है जिसके नतीजे में पूरा पेयर इधर चला गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक एडिशनल है, 23 तो नॉर्मल होने थे, अब एक और आ गया है तो इसके अंदर फाइनली 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ना वो आ जाएंगे। जबकि इस पोल के ऊपर इस पेयर में से एक भी क्रोमोसोम नहीं आया तो नॉर्मली 23 होने चाहिए थी, अब एक कम हो गया तो यहाँ पे 22 जो है वो क्रोमोसोम रह जाएंगे, यही रिड्यूस हो गए, यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज। अब ये जो गेमीट्स इसके नतीजे में बनेंगे, चाहे वो एग बन रहे हो चाहे वो स्पर्म बन रहे हो, उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में क्या होगा, वेरिएट करेगा। अब इन गेमीट्स की फ्यूजन से अगर ये गेमीट किसी नॉर्मल गेमीट के साथ मिले तो इसका मतलब है कि 23 नॉर्मल गेमीट के अंदर होंगे और इस गेमीट के नतीजे में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, 45। अगर हम इसकी बात करें तो ये नॉर्मल गेमीट के साथ अगर फ्यूज करता है तो इसमें 24 है और नॉर्मल गेमीट में 23 होंगे, तो इसके नतीजे में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाएगा, यानी इंक्रीज कर जाएगा, और यहाँ 45 होगा, डिक्रीज कर जाएगा। हमें चाहिए कितना है, हमें चाहिए 23 + 23 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर। अब अगर चाहे 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, चाहे 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इवन 47 से भी ज्यादा हो सकते हैं, 48 हो सकते हैं, 49 हो सकते हैं, तो उन वो सारी जो है ना वो क्या है, ये सिंड्रोम्स जो है ना वो आ जाते हैं। ये या तो इंडिविजुअल जो है ना वो एबनॉर्मल होंगे, फिजिकली एबनॉर्मल हो सकते हैं, ये सोशली जो है ना इनमें एबनॉर्मेलिटी जो है ना वो आ सकती है। इसके अलावा जो है ना इसमें मेंटल जो है डिसेबिलिटी जो है ना वो हो सकती है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम के नतीजे में इंक्रीज और डिक्रीज आएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर, और इसके नतीजे में मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, फिजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर, और सोशल डिसऑर्डर हो सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो सोशल नहीं होते, लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते, ये बिल्कुल अलग थलग जो है ना वो रहना चाहते हैं, एंटी सोशल होते हैं। अब इसमें एग्जांपल हम लेंगे, इस नॉन डिसजंक्शन के नतीजे में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है, जिसमें इंडिविजुअल्स जो है ना वो शॉर्ट स्ट्रेचर वाले और जो है एबनॉर्मेलिटी वाले जो है ना वो होंगे। टर्नर सिंड्रोम हो सकता है जिसके अंदर फीमेल्स जो है ये ट्रांसजेंडर्स होंगी, लेकिन इनके अंदर रिप्रोडक्टिव जो है सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होंगे जिन्हें ट्रू ट्रांसजेंडर जो है ना वो कंसीडर करते हैं, इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों तरह के कैरेक्टर्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये तमाम जो सिंड्रोम्स हैं ये नतीजा है किसका, नॉन डिसजंक्शन का। और नॉन डिसजंक्शन क्या है, दैट इज मियोटिक एरर।